सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 7 को शुरू करेंगे जो कि सार्वजनिक व्यय का रहने वाला है। इससे पहले हम लोग लोकवित्त को ख़त्म कर चुके हैं। उसको अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको एक बार ज़रूर देख लें, और जिनको भी नोट्स लेना है वो 31 जनवरी से पहले ले लें, क्योंकि उसके बाद इसके प्राइस में थोड़ा सा बढ़ोतरी की जाएगी। और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम का भी नोट्स अवेलेबल है, आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, सार्वजनिक व्यय यानी कि लोक व्यय से क्या तात्पर्य है। हम लोग पिछला क्लास लोक वित्त कंप्लीट किए थे और आज हम लोग का लोक व्यय है। तो सार्वजनिक व्यय या फिर लोक व्यय से क्या तात्पर्य है। सार्वजनिक व्यय के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करें, यानी कि जितने भी सिद्धांत हैं उन चीज़ों के बारे में हम लोग को यहाँ पे डील करना है, प्लस डेफिनेशन जो होगा सार्वजनिक व्यय का उसको भी देखना है यहाँ पे। तो लोक व्यय का तात्पर्य उन व्ययों से है जो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकार के द्वारा सत्ता के संचालन, सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक विकास तथा सामाजिक कल्याण के कार्यों के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्रदान किए जाते हैं जो लोक व्यय के अंतर्गत आते हैं। लोक व्यय यानी कि सार्वजनिक व्यय, यानी कि बोल सकते हैं क्या, सरकार का जो खर्चा हो रहा है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकार के द्वारा सत्ता को चलाने के लिए या फिर जो भी आवश्यकताएं हैं लोगों की, उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए, सामाजिक कल्याण करने के लिए जो भी कार्य है उन सभी पर सरकार जहाँ जहाँ पर खर्चा करती है। इसके अलावा अगर कोई भी देश है जहाँ पर कोई आपदा आती है तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे देशों के द्वारा उनको सहयोग भी प्रदान किया जाता है। तो ये सभी खर्चा लोक व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब क्या है, तो सामान्य रूप से लोक व्यय के अंतर्गत सरकार के निम्नलिखित व्यय को शामिल किया जाता है, जैसे कि शासन के संचालन के लिए किया गया व्यय। सरकार का संचालन करने के लिए जो भी व्यय होती है उन सभी को लोक व्यय के अंतर्गत यानी कि सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत शामिल किया गया। सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया व्यय, सीमाओं की सुरक्षा के लिए किया गया व्यय, जैसे कि आगे हम लोग का डिफेंस वाले जितने भी आर्मी होते हैं उनके रख रखाव के लिए, उनके वेपन्स के लिए जो भी खर्चा आते हैं वे सभी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किया गया व्यय और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए किया गया व्यय। तो चूँकि हम लोग का प्रस्तावना में ही मेंशन है कि लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना है, तो ऐसी स्थिति में जो भी खर्चे आएंगे वे सभी खर्चे कहीं ना कहीं सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत ही आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सहायता मद में किया गया व्यय, तो ये सारा चीज़ हम लोग का लोक व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है, यानी कि सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो सार्वजनिक व्यय क्या हो गया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय सरकार के द्वारा सत्ता का संचालन करने के लिए या फिर आर्थिक विकास करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रदान किए गए राशि को लोक व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब लोक व्यय का सिद्धांत क्या है, तो लोक व्यय सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया व्यय है तथा लोक व्यय के सिद्धांत के विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दो वर्ग में विभाजित किया जाता है। पहला हो गया लोक व्यय के आधारभूत सिद्धांत और दूसरा लोक व्यय के सहायक सिद्धांत। तो हम लोग पहला देखते हैं कि लोक व्यय के आधारभूत सिद्धांत क्या है। तो यह सिद्धांत लोक व्यय के सीमा तथा लोक व्यय के विभिन्न मदों के विभाजन के प्रारूप को विश्लेषित करता है। यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि लोक व्यय की सीमा क्या होनी चाहिए और लोक व्यय के विभिन्न मदों की सिफारिश करने का क्या प्रारूप होना चाहिए। सामान्य रूप से लोक व्यय की प्रक्रिया को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर लोक व्यय के आधारभूत सिद्धांत में क्या बताया गया है कि किसी भी मद में कितना हम लोग को खर्चा करना चाहिए, प्लस क्या है कि खर्चा करने की क्या सीमा होना चाहिए। तो यही दो पॉइंट को मुख्य रूप से इसके अंतर्गत बताया गया। और इसके बाद क्या हो गया कि लोक व्यय की प्रक्रिया को दो वर्ग में फिर से विभाजित किया जा रहा है। पहला हो गया लोक व्यय का नियोजन, यानी सार्वजनिक व्यय के अनुमानों का नियोजन, यानी कि कितना सरकारी खर्चा होने वाला है उसका अनुमान करना है। लोक आगम के साथ संबंधों का निर्धारित करना और नियोजन के अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि इसमें क्या हो गया कि जो भी सरकारी खर्चा आ रहा है उसके अनुमानों का नियोजन करना, इसके अलावा जो लोक आगम होंगे और इसके अंतर्गत कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे कि सरकार द्वारा कितनी मात्रा में किस मद पर व्यय किया जाएगा, यानी कि किस चीज़ पर सरकार कितना खर्चा करेगी, व्यय की मात्रा किन प्राथमिकताओं वाले क्षेत्र पर केंद्रित किया जाएगा। यानी कि सरकार जो इस पर खर्चा करेगी उनमें प्राथमिकता वाला क्षेत्र कौन सा होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि इस बार बरसात नहीं हुआ है तो कृषि नहीं होगा, तो सरकार क्या करेगी, अपनी जो व्यय होगी वो मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर लगाएगी, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी ताकि कृषि अच्छी तरीके से हो सके। यानी कि प्राथमिकता सरकार कृषि क्षेत्र को दे रही है। सरकार द्वारा लोक व्यय के लिए कितनी राशि सरलतापूर्वक संग्रहित की जा सकती है, लोक व्यय के माध्यम से सरकार कितनी मात्रा में अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त कर सकता है, या फिर लोक व्यय का नियोजन बजट के माध्यम से किया जाता है, तथा लोक व्यय एवं लोक आगम के मध्य अंतर की पूर्ति के लिए अतिरिक्त मुद्रा निर्गत की जानी है। यानी कि
जो पहला पॉइंट है ए, इसके अंतर्गत क्या हो गया कि सार्वजनिक व्यय का अनुमान का नियोजन करना, यानी कि भविष्य में कोई भी चीज़ हम लोग को हासिल करना है तो उसका रूपरेखा पहले ही तैयार करना, तो उसके संबंधित इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया कि सरकार किन मदों पर अधिक व्यय करेगी, या फिर प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन सा होंगे, या फिर सरकार कितनी राशि को इजीली संग्रहित कर सकती है, और सरकार कहाँ कहाँ पर खर्च करेगी कि उससे उन्हें सामाजिक लाभ की प्राप्ति होगा। अब अगला आता है हम लोग का लोक कोषों का व्यय नियोजन के पश्चात सरकार के विभिन्न मदों पर व्यय निर्धारित एवं निश्चित हो जाते हैं तथा लोक कार्यों के व्यय के अंतर्गत व्यय की प्राथमिकता क्रम को निर्धारित किया जाता है तथा व्यय के संदर्भ में स्वतंत्र रूप से यह भी निर्धारित किया जाता है कि इस विशेष दशा अथवा दिशा में किस सीमा तक लोक व्यय की वृद्धि की जाए ताकि समाज में अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। यानी कि क्या हो गया कि जो भी सरकार ने नियोजन के बारे में सोचा है, जो भी भविष्य में चीज़ों में इन्वेस्ट करने के बारे में सरकार ने सोचा है, तो उनमें जो भी आय होगा, जो भी व्यय होगा वो फिक्स हो जाता है। जैसे कि कृषि क्षेत्र में सरकार ने अगर बोला कि हमको 60 करोड़ रुपए इस बार खर्च करना है, तो ये क्या है, फिक्स हो गया कि हम लोग को 60 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र में खर्च करना ही करना है। इसके अलावा सरकार क्या करती है, प्राथमिकताओं को तय करती है कि किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देना है, कृषि को देना है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता देना है। और फिर क्या हो गया कि इन सभी चीज़ों की पूर्ति करने के लिए सरकार यह भी निर्धारित करती है कि कितनी सीमा तक इसके व्यय में वृद्धि किया जा सके जिससे कि लोगों को या फिर समाज को इससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो ये हम लोग का पहला सिद्धांत था कि लोक व्यय के आधारभूत सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या देखें तो सरकार ने विभिन्न मदों के कितना व्यय करेगी उसका सीमा तय करती है, और अलग अलग मदों पर खर्च करने के लिए सरकार सिफारिश करने का प्रारूप भी बनाती है। और अब हम लोग का दूसरा आता है लोक व्यय के सहायक सिद्धांत। तो सामान्य रूप से लोक व्यय की नीति के लिए निम्नलिखित सिद्धांत का पालन पर बल दिया जाता है। पहला हो गया अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। तो यहाँ पे भी पहला वाला में हम लोग देखें क्या कि सरकार इस प्रकार से व्यय करेगी जिससे कि समाज में अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो यहाँ पे भी लोक व्यय के सहायक सिद्धांत में पहला पॉइंट आता है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार लोक व्यय का संचालन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि समाज के अधिकतम लोगों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। यानी कि लोक व्यय का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त कर सकता है। मतलब क्या है कि सरकार व्यय करेगी तो ऐसा नहीं कि सरकार व्यय कर रही है और वह पैसा जो किन्हीं लोगों को ही उसका लाभ मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के लगभग सभी वर्गों को उसका लाभ मिले, प्लस क्या हो सके कि सभी लोग उससे संतुष्ट भी हो सके। तो सरकार का मुख्य उद्देश्य यही रहता है। यानी लोक व्यय का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना होगा। यानी कि सरकार जितने भी खर्चे करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अधिकतम सामाजिक लाभ उनको मिल सके। लोक व्यय का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था उत्तम हो, आंतरिक विधि व्यवस्था कायम हो सके तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो एवं संपूर्ण समाज को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। यानी कि सरकार जो भी व्यय करेगी, जो भी खर्च करेगी, उससे उसका खर्च इस प्रकार से होना चाहिए कि देश में सुरक्षा व्यवस्था उचित ढंग से संचालित हो, जो भी आंतरिक विधि व्यवस्था है वो भी कायम हो सके, देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो और लोगों को अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। तो इन सभी आधारों के आधार पर सरकार क्या करती है, खर्च करती है। और यह सिद्धांत बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के सिद्धांत पर आधारित है तथा भारतीय परंपरा के अनुसार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत का विश्लेषण करता है। तो ये हो गया हम लोग का अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। अब आता है मितव्ययता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को आवश्यक मदों पर व्यय करना चाहिए तथा ऐसे सभी मदों से बचना चाहिए जो किसी प्रकार का आर्थिक अथवा सामाजिक लाभ प्रदान नहीं करता हो। यानी कि मितव्ययता का सिद्धांत में क्या हो गया कि फालतू के खर्चा को सरकार को रोकना है। तो सरकार मुख्य रूप से उन्हीं चीज़ों पर खर्च करेगी, उन्हीं चीज़ों पर व्यय करेगी जिससे कि लोगों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, जो देश के लिए अच्छा होगा। और साथ ही साथ सरकार को इन सारे वैसे खर्चों से बचना चाहिए जो कि उन्हें लाभ प्रदान नहीं करती है या फिर उनको सामाजिक लाभ उनसे नहीं मिलता है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, जैसे कि किसी मद पर आवश्यकता से अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जितना आवश्यकता है किसी भी चीज़ पर उतना ही सरकार के द्वारा व्यय किया जाना चाहिए। दूसरा, व्यय का निर्धारण अंतिम प्रभाव एवं परिणाम के आधार पर किया जाना चाहिए। तीसरा है, व्यय इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि उत्पादन शक्ति का विकास हो तथा कार्य क्षमता में वृद्धि हो। और व्यय सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए तथा व्यय के क्षेत्र में अनियमितता एवं अपव्ययता को पूर्णतः नियंत्रित किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी अनुचित व्यय हो रहा है या फिर जो भी फिजूल खर्च हो रही है उसको रोकना है। तो मितव्ययता के सिद्धांत में मुख्य रूप से क्या हो गया कि सरकार के द्वारा जो भी फालतू खर्चे हो रहे हैं उन सभी खर्चों को रोकना है और मुख्य रूप से उन सभी चीज़ों पर खर्चा नहीं करना जिससे कि सामाजिक लाभ की प्राप्ति नहीं होता है। अब अगला आता हम लोग का स्वीकृति का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार
लोक व्यय करने से पूर्व अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए तथा लोक व्यय के लिए जिस मद में जितनी राशि स्वीकृत की गई है उससे अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। यानी कि कोई भी चीज़ में, कोई भी मद में अगर खर्चा करना है तो उससे पहले उस क्षेत्र के जो भी अधिकृत अधिकारी होंगे तो उनकी स्वीकृति अनिवार्य हो जाएगी। इनकी स्वीकृति के बिना आप वहाँ पे खर्च नहीं कर सकते। प्लस क्या हो गया कि जैसे कि अगर ये वाला सेक्टर हो गया हम लोग का उद्योग वाला सेक्टर हो गया, तो उद्योग में जितना खर्चा करना है तो यहाँ पे जो भी अधिकृत अधिकारी होंगे इनके आदेश पर ही, इनकी स्वीकृति मिलने के बाद ही उद्योग क्षेत्र में खर्चा किया जाएगा। प्लस कि इनको जितना राशि स्वीकृत हुई है, जैसे कि मान लेते हैं कि इनको 100 करोड़ की राशि अगर स्वीकृत हुई है तो 100 करोड़ की राशि ही इन पे खर्च की जाएगी, इससे अधिक खर्च नहीं होगी। और सामान्य रूप से स्वीकृति 3 प्रकार की होती है। एक तो हो गया क्या, वैधानिक स्वीकृति या फिर विधायिका की स्वीकृति जो कि संसद देगी। दूसरा प्रशासनिक स्वीकृति हो गया, जैसे कि ये अधिकृत अधिकारी हो गए तो ये प्रशासनिक अधिकारी के अंतर्गत आ जाएंगे, या फिर उच्च अधिकारी की स्वीकृति। और तीसरा तकनीकों की स्वीकृति यानी कि विशेषज्ञों की स्वीकृति, यानी कि वैसे व्यक्ति जो कि उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं, उनको पता है कि इनमें क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे कैसे तकनीक लाने चाहिए, तो उनके स्वीकृति मिलना चाहिए। यानी कि मुख्य रूप से स्वीकृति के सिद्धांत में एक अधिकृत अधिकारी होंगे, उनकी स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, प्लस जो एक्स्ट्रा खर्च जितना स्वीकृति मिलेगा राशि का उससे ज़्यादा उनको व्यय नहीं करना मिलेगा। और 3 प्रकार की स्वीकृति है, एक विधायिका की स्वीकृति, दूसरा उच्च अधिकारियों की स्वीकृति और तीसरा विशेषज्ञों की स्वीकृति। अब अगला आता है हम लोग का संतुलन का सिद्धांत। तो सामान्य रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि सरकार के व्यय एवं आय संतुलित होना चाहिए। यानी कि अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो आपका खर्चा भी 100 रुपया का ही होना चाहिए, तो जाके आप बैलेंस होकर चलते हैं। तो संतुलन का सिद्धांत में भी यही वाला है कि सरकार का जितना व्यय है और आय है उन दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए। यानी कि घाटे का बजट का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में घाटे का बजट लाभकारी होता है। 5वां है लोच का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत यह इंगित करता है कि व्यय की संरचना इस प्रकार होनी चाहिए ताकि आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार उसे परिवर्तित किया जा सके। यानी व्यय का स्वरूप कठोर न होकर लचीला स्वरूप में स्वीकार किया जाए। यानी कि मान लीजिए आप 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं उद्योग में, लेकिन पता चला कि और 10 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लगेगा ताकि ये उद्योग और अच्छे तरीके से संचालित हो सके। तो ऐसा नहीं है कि आप 100 करोड़ दे दिए हैं तो 100 करोड़ से 1 रुपया आगे बढ़ना नहीं है। तो यही कंडीशन है क्या कि अगर 10 करोड़ हम बढ़ा देते हैं तो हो सकता है कि उद्योग काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगा। तो यही है हम लोग का लोच का सिद्धांत, यानी कि जो हम लोग का व्यय की जो संरचना होगी वो काफ़ी ज़्यादा कठोर नहीं होना चाहिए बल्कि लचीला स्वरूप होना चाहिए। फिर छठा है उत्पादकता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार लोक व्यय में उन मदों पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए जिससे देश की उत्पादन शक्ति एवं उत्पादन की मात्रा में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वृद्धि हो सके। कुल मिला के बोल दिया गया क्या कि सरकार मुख्य रूप से उन्हीं क्षेत्रों में खर्चा करे जिनसे कि देश की उत्पादन शक्ति में भी बढ़ोतरी हो या फिर उत्पादन की मात्रा में प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से वृद्धि हो सके। व्यय का आधार कैसा होना चाहिए, तो रोजगार परक होना चाहिए, यानी कि सरकार ऐसे जगहों पर खर्चा करेगी जिससे कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा तथा व्यय के माध्यम से सभी क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होना चाहिए। यानी कि सरकार जो भी खर्चा करेगी उससे जो भी सेक्टर होगा सभी में उत्पादन भी बढ़ना चाहिए और उत्पादकता में भी वृद्धि होना चाहिए। आरंभ में सुरक्षा व्यय तथा आंतरिक सुरक्षा व्यय का अनुत्पादक व्यय माना जाता था। यानी कि शुरू में माना किया जा रहा था कि जो सुरक्षा पे जो सरकार खर्चा कर रही है या फिर आंतरिक सुरक्षा पे जो सरकार खर्चा कर रही है इससे देश को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन वर्तमान परिवेश में अगर देखा जाए तो ये गलत साबित होता है, क्योंकि यह व्यय भी उत्पादक व्यय है, क्योंकि रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के बगैर विकासात्मक कार्य सरलतापूर्वक नहीं किए जा सकते। यानी कि पहले क्या माना गया कि सरकार जो भी सुरक्षा के लिए जो खर्चा कर रही है, जैसे सरकार बंदूक खरीद रही है तो वो फालतू का खर्चा माना जाता था। लेकिन अगर सरकार बंदूक नहीं खरीदेगी, अगर सरकार सिपाहियों को बंदूक नहीं देगी तो कहीं ना कहीं भी भारतीय सीमा को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, और अगर सीमा ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश में उत्पादकता में कहीं ना कहीं वो बुरी तरीके से प्रभाव डालेगा। ये हो सकता है विदेश से आक्रमण हो सकता है या फिर अन्य प्रकार के कुछ भी हो सकते हैं। तो वर्तमान परिदृश्य में यह सही नहीं लगता है। तो वर्तमान में क्या हो गया कि जो भी सुरक्षा व्यय है ये उनको जो अनुत्पादक व्यय माना जाता था वो गलत हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश की विकासात्मक कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब अगला आता है समान वितरण का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत समाजवादी सिद्धांत को प्रदर्शित करता है तथा इस सिद्धांत के अनुसार लोक व्यय का नियोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे देश में आय एवं संपत्ति की विषमता को कम किया जा सके। तो समान वितरण का सिद्धांत यानी कि सरकार इस प्रकार से खर्चा करे जिससे कि देश के सभी व्यक्तियों की आय और संपत्ति जो होगा उनकी बीच की विषमता को खत्म किया जा सके, कम किया जा सके। समाज के दुर्बल, पिछड़े एवं शोषित वर्गों को संरक्षण प्राप्त हो सके। यह सिद्धांत असमानताओं को कम करने के लिए निर्धारित किया गया है तथा समान रूप से वर्गीय असमानता एवं क्षेत्रीय असमानता को संतुलित करने पर
बल देता है। यानी कि मुख्य रूप से क्या बोला गया इसमें, सरकार जो खर्चा करेगी वो खर्चा इस प्रकार से होना चाहिए कि लोगों के बीच में आय और संपत्ति की विषमता कम हो सके। अगला पॉइंट हम लोग का समन्वय का सिद्धांत। तो लोक व्यय सभी स्तरों की सरकारों द्वारा संचालित किया जाता है। जैसे हमने पढ़े कि केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर या फिर स्थानीय सरकार के द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है वही लोक व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो लोक व्यय जो हो गया वो सभी स्तरों की सरकार द्वारा संचालित किया जाता है तथा एक सरकार के अंतर्गत भी लोक व्यय विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संचालित किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि झारखंड का सीएम जो है वो डायरेक्ट खर्चा करना शुरू कर देंगे, वे अलग अलग एजेंसी के माध्यम से अलग अलग मदों पर खर्चा करेंगे और इन स्थिति में व्ययों का दोहरापन नहीं होना चाहिए। तो समन्वय का सिद्धांत यह घोषित करता है कि सभी स्तरों के सरकारों के मध्य व्यय का विषय स्पष्ट रूप से विभाजित होना चाहिए तथा सरकार को एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी कि राज्य सरकार कौन कौन चीज़ों पे खर्च करेगी, केंद्र सरकार किन चीज़ों पर खर्च करेगी, ये सारा चीज़ पहले से क्लियर होगा। और बस क्या होगा कि जहाँ पर केंद्र सरकार खर्च करती है वहाँ पर राज्य सरकार खर्च नहीं करेगी, या फिर जहाँ पर राज्य सरकार खर्च करती है वहाँ पर केंद्र सरकार खर्च नहीं करेगी। तो पता चला कि ऐसे में केंद्र सरकार जहाँ पे खर्च की, राज्य सरकार भी वहीं पे खर्च कर देंगे, तो कहीं ना कहीं एक ही जगह पर दोहरापन देखने को मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों से बचना है। तो ये हम लोग का समन्वय के सिद्धांत के साथ ही जो हम लोग का सार्वजनिक व्यय का जो प्रमुख सिद्धांत है उन सभी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब आता है हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान समय में सार्वजनिक व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण स्पष्ट करें। तो सरकार के खर्च में वर्तमान समय में बढ़ोतरी हो रही है, क्यों हो रही है, इसके कारण को हम लोग को यहाँ पे डील करना है। तो आरंभ में राज्य के अधिकार क्षेत्र सीमित थे क्योंकि सुरक्षा, विधि व्यवस्था एवं राजस्व संग्रहण ही राज्य का प्रमुख कर्तव्य था। लेकिन आधुनिक काल में राज्य की प्रकृति पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित हो गई है तथा राज्य की गतिविधियां अत्यधिक विस्तृत एवं व्यापक हो गई है, जिसके फलस्वरूप लोक व्यय में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित होने लगी है। तो ये शुरू हो गया क्या, तो शुरुआती समय में क्या था, जो राज्य का जो क्षेत्र जो राज्य के जो अधिकार क्षेत्र थे वे सीमित थे, जैसे कि सुरक्षा में खर्चा करना है या फिर विधि व्यवस्था में सुरक्षा करना है। तो इन सभी चीज़ों पर ही सरकार को खर्च करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित था। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है, लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना है। अब लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करने के लिए सरकार सड़क बनाएगी, सरकार बिजली उपलब्ध कराएगी, सरकार पानी उपलब्ध कराएगी, तो बहुत सारे ऐसे कार्य करेंगे सरकार। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का खर्चा कहाँ पर आएगा, सरकार के मत्थे ही आएगा और कहीं ना कहीं सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी होगी। तो वर्तमान में क्या हो गया है कि लोक व्यय का जो क्षेत्र था वो काफ़ी अधिक बढ़ चुका है, काफ़ी अधिक विस्तृत और व्यापक हो गया है। और अगर क्षेत्र बढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि खर्च भी सरकार की बढ़ेगी। अब क्या क्या कारण है उसको देखते हैं हम लोग। तो सामान्य रूप से लोक व्यय में वृद्धि के लिए निम्नलिखित कार्यों को उत्तरदायी माना जाता है। पहला पॉइंट आ गया जनसंख्या में वृद्धि। अब क्या हो गया, भारत में जैसा कि दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बनने को है, तो जनसंख्या में वृद्धि लोक व्यय के वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ सभी व्यवस्थाओं को विस्तारित करना आवश्यक होता है। अब जनसंख्या बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में इनकी जो भी आवश्यकता होगी उन सभी आवश्यकता की पूर्ति करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो खाद्यान्न की भी पूर्ति करनी होगी, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो इनको बिजली भी चाहिए, इनको पानी भी चाहिए, इनको सड़क भी चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ सरकार ही मुहैया कराएंगी और कहीं ना कहीं सरकार के व्यय में बढ़ोतरी होगी। जनसंख्या वृद्धि से सत्ताधारी अधिकारियों की संख्या में भी वृद्धि करना आवश्यक हो जाता है, जिसके लिए अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होती है एवं लोक व्यय में वृद्धि होती है। अब पहले मान लीजिए कि 100 व्यक्ति थे, 100 व्यक्ति के लिए 5 व्यक्ति जो थे ये मुख्य रूप से सत्ता में थे और यही शासन करते थे, लेकिन यही 100 बन गया, हम लोग का 1000 हो गया है। तो इस 1000 के अकॉर्डिंग अब फिर से हम लोग को जो 5 व्यक्ति थे इसको बढ़ाकर ज़्यादा करना होगा, तो वही तो इन 1000 लोगों पर शासन किया जा सकता है सही तरीके से। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पे 20 व्यक्ति आ गया है तो इन 20 व्यक्ति के आय में भी तो बढ़ोतरी करनी होगी, क्योंकि यहाँ 5 व्यक्ति को आय देना पड़ता था, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा 15 व्यक्ति को आय देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा और परिणाम स्वरूप लोक व्यय में वृद्धि होगी। अगला पॉइंट है नगरीकरण में वृद्धि। तो प्रत्येक देश में नगरीकरण की प्रवृत्ति प्रभावी है तथा नगरीय क्षेत्र व जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय अधिक होता है, क्योंकि नगरीय क्षेत्र में आधुनिक एवं उच्च स्तरीय सुविधा की व्यवस्था की जाती है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नगरीकरण के सापेक्ष सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। यानी कि जहाँ पर नगरीकरण की वृद्धि काफ़ी तेज गति से चल रहा है, लोगों के द्वारा सामान्य रूप से खर्चा भी वहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट उपलब्ध होता है, जबकि गाँव देहात में वैसे मार्केट ही नहीं होते कि लोग वहाँ पे खर्चा कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सभी लोग नगर की ओर
प्रस्थान कर देते हैं, नगर की ओर जाना शुरू कर देते हैं। तो नगर में जो भी सुविधाएं हैं उन सभी सुविधाओं को लाने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं खर्च करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एक अनिवार्य तत्व है, यानी कि महंगाई, तथा मुद्रास्फीति से वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है। हम लोग देखे थे कि इनकम जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन है, यानी कि इनकम बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति भी बढ़ेगा, और और अगर इनकम घटेगा तो इन्फ्लेशन भी घटेगा। तो वर्तमान समय में वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो रही है, यानी कि क्या हो गया, मुद्रास्फीति आ गया, महंगाई आ गया। इसके फलस्वरूप राज्य के अनिवार्य व्यय की मात्रा में भी वृद्धि होती है। यानी कि अब अगर महंगाई बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि सरकार का खर्च भी बढ़ेगा, जो व्यय है सरकार का उसमें भी बढ़ोतरी होगी। यद्यपि मुद्रास्फीति से कर संग्रहण की मात्रा में भी वृद्धि होती है। तो अगर सरकार का खर्च भी बढ़ रहा है मुद्रास्फीति की वजह से, तो सरकार का टैक्स भी क्या हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है सरकार को, क्योंकि मुद्रास्फीति आ गया, महंगाई बढ़ गया है। लेकिन यह वृद्धि राज्य द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य वृद्धि से अपेक्षाकृत कम होता है, अतः लोक व्यय से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। यानी कि सरकार जितना ज़्यादा मार्केट में खर्च कर रही है, नगर बनाने में खर्च कर रही है, या फिर लोगों को जितना आवश्यकता दे रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार खुद क्या कर रही है, महंगाई को बढ़ा दे रही है। यानी कि जो लोक व्यय हो रहा है, जो सार्वजनिक व्यय हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति को बढ़ा रही है। तो इस पॉइंट को हम मुद्रास्फीति में भी एक पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। अब सुरक्षा व्यय में निरंतर वृद्धि, तो वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो दिन ब दिन क्या हो रहा है कि भारत में सुरक्षा फील्ड में बढ़ोतरी की जा रही है, अलग अलग तकनीक को भारत में लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के व्यय में बढ़ोतरी भी होगी। तो सीमाओं की सुरक्षा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है, तथा साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति हमेशा से प्रभावी रही है। जैसे कि चीन वाले भारत में आकर कब्जा करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान वाले भारत में आकर कब्जा करना चाह रहे हैं, या फिर किसी अन्य देश पर कब्जा करना चाह रहे हैं। यानी कि साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति हमेशा से रहा है, और इस स्थिति में सभी देश सामरिक एवं सुरक्षा के लिए आधुनिक एवं नवीनतम तकनीक को अपनाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे सुरक्षा व्यय में निरंतर वृद्धि होती है। अगला है राष्ट्र आय में वृद्धि। राष्ट्र की आय में वृद्धि, तो विश्व के सभी देश में राष्ट्रीय आय तथा जीवन स्तर में निरंतर वृद्धि का परिदृश्य कायम है, जिसके फलस्वरूप राज्य के सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। साथ ही साथ कर धारण क्षमता में वृद्धि होने के कारण लोक आगम में वृद्धि हुई है, जिससे सरकार की व्यय क्षमता पूर्व की अपेक्षा अधिक सक्षम हो गई है, तथा राज्य के व्यय में वृद्धि हुई। अगला है लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना। तो लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने लगा है, तथा लोक जीवन के लिए सभी प्रकार के कार्य राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हो गए हैं, जिससे सार्वजनिक कार्यों का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो गया है एवं लोक व्यय में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। यानी कि अगर लोक कल्याणकारी राज्य का गठन करना है तो कहीं ना कहीं ये ठेका सरकार के ऊपर ही है, और सरकार ऐसे में खर्च करेगी, और कहीं ना कहीं उसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक व्यय में वृद्धि देखने को मिलेगा। समाजवादी संकल्पना, तो समाजवादी संकल्पना में आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का एकाधिकार स्वीकार किया गया है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति, यानी कि कोई ऐसा उद्योग है जो कि देश के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन वो निजी कंपनी के हाथ में है, तो सरकार वैसे कंपनी को अपने हाथ में ले लेती है, तो वही कहलाता है राष्ट्रीयकरण। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, समाजवादी संकल्पना को देखना है, तो इन सभी चीज़ों की पूर्ति करने के परिणाम स्वरूप सरकार में क्या दिखता है, राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। एवं राज्य व्यावसायिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक गतिविधियों में संलग्न हो गए हैं, और कार्य विस्तार के कारण सार्वजनिक व्यय लोक व्यय में निरंतर वृद्धि प्रदर्शित होती है। दूसरा है दुर्बल एवं पिछड़े वर्गों का संरक्षण। तो लोक कल्याणकारी एवं सामाजिक न्याय की संकल्पना के कारण समाज के दुर्बल, पिछड़े एवं शोषित वर्गों की राज्य द्वारा विशेष संरक्षण एवं सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है, एवं उनके जीवन स्तर को सुरक्षित करने के लिए कई प्रकार के अनुदान प्रदान किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप लोक व्यय में वृद्धि होती है। तो सरकार के द्वारा जो भी दुर्बल एवं पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए सरकार घर देती है, या फिर उनको मंथली सैलरी भी, पैसा भी कुछ दिया जाता है, अनाज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनको अच्छा स्थिति में लाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे खर्च किए जाते हैं, और परिणाम क्या होता है, लोक व्यय में वृद्धि होता है। आर्थिक नियोजन का महत्व, तो अविकसित और विकासशील देश के लिए तीव्र सामाजिक आर्थिक प्रगति आवश्यक होता है, तथा इस दिशा में आर्थिक नियोजन को अपनाया जाता है, जिसके अंतर्गत चरणबद्ध विकास कार्यक्रम एवं परियोजना संचालित किए जाते हैं, जिससे भारी मात्रा में व्यय आवश्यक होता है। तो जो भी अविकसित देश है, जो भी विकासशील देश है, तो जाहिर सी बात है कि वे विकासशील और अविकसित क्यों है, क्योंकि वहाँ पर गरीबी देखने को मिलती होगी, बेरोजगारी देखने को मिलती होगी, वहाँ पर तकनीक उतना अच्छा से विकसित नहीं हुआ होगा,
इसीलिए वह अविकसित या फिर विकासशील देश है। तो ऐसी देशों में तीव्र सामाजिक आर्थिक प्रगति आवश्यक होता है, और कहीं ना कहीं अगर तीव्र सामाजिक आर्थिक प्रगति करना है तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी मात्रा में सरकार को खर्च करनी पड़ती है, और परिणाम क्या होता है कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये भी एक पॉइंट हो जाएगा जिससे कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होता है। तो ये सारा पॉइंट्स हो गया जिसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि सरकार इन सभी चीज़ों पर खर्च करती है तो सरकार के व्यय में वृद्धि हो रही है। और कोई भी विकसित देश या फिर विकासशील देश है तो उन सभी देशों में ये सारी चीज़ देखने को मिलता ही मिलता है। अगर हम लोग भारत को ही देखेंगे तो इन सभी चीज़ों पर खर्च भारत की सरकार के द्वारा किया जाता है। तो कार्यक्रम एवं परियोजनाओं के संचालन के कारण राज्य के सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि हुई है। लोक व्यय का सीधा संबंध राज्य की गतिविधियों से है तथा वर्तमान काल में राज्य की गतिविधियाँ अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत हो चुकी है, जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक व्यय की मात्रा में भी अत्यधिक विशाल एवं व्यापक हो चुका है। नई आर्थिक परिदृश्य में निजीकरण को महत्वता दिया गया है तथा आर्थिक गतिविधियां राज्य के बजाय निजी क्षेत्र द्वारा संचालित करने पर बल दिया गया है। लेकिन राज्य के अत्यधिक विस्तारित क्षेत्र के कारण निजीकरण की संकल्पना का सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर कोई स्पष्ट नकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो क्या कारण है कि सरकारी खर्च में वृद्धि हो रही है वर्तमान समय में, तो वो सारे पॉइंट हम लोग देख लिए। अब अगला आता है हम लोग का तीसरा क्वेश्चन कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करें। यानी कि सरकार के द्वारा जो खर्च किया जा रहा है उसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे विश्लेषण करना है। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जिसके आधार पर हम लोग तय कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो किसी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के प्रभाव को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। जैसे कि पहला, उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, दूसरा वितरण पर प्रभाव, तीसरा उपभोग पर प्रभाव, और चौथा आर्थिक समृद्धि पर प्रभाव, और पांचवा पॉइंट हो जाएगा हम लोग का आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव। तो पहला देखते हैं उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि व्यक्ति समूह को उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है। यानी कि सरकार के द्वारा शिक्षा में खर्चा किया जा रहा है, इस सरकारी स्कूल चल रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल चल रहा है, या फिर संचार सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि लोगों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगा, तो कहीं ना कहीं सार्वजनिक व्यय में भी सरकार को बढ़ोतरी करनी होगी। दूसरा, सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता, बीमा सुविधा, बीमारी भत्ता या फिर स्वास्थ्य लाभ भत्ता आदि से सामाजिक सुरक्षा योजना में व्यय लोगों के कार्य करने की इच्छा को कम करता है। तो जाहिर सा बात है कि अगर कोई बेरोजगार है और सरकार के द्वारा उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है तो वे काम नहीं करना चाहेंगे। बीमा सुविधा, जैसे कि हम कृषि वाले में पढ़े थे कि अगर टोटल फसल का अगर 2% वे अपने फसल के टोटल इनकम का 2% अगर बीमा कराते हैं तो 30% अगर टोटल नुकसान होता है तो उनको टोटल एक मुश्त में सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो अगर बीमा हो रहा है तो फिर किसान क्या हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाते हैं। या फिर बीमारी भत्ता, स्वास्थ्य लाभ भत्ता, तो इन सभी योजनाओं की वजह से कहीं ना कहीं सरकार के व्यय में बढ़ोतरी हो रही है और लोग क्या हो रहे हैं, काम करने के प्रति इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रोत्साहन योजना स्कीम द्वारा अर्थव्यवस्था में निवेश की संभावना में वृद्धि होती है तथा राष्ट्र का संतुलित विकास संभव होता है। तो सरकार के द्वारा जो व्यय किया जा रहा है उससे उत्पादन के प्रभाव में क्या दो प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। एक तो नेगेटिव भी प्रभाव पड़ रहा है क्या कि लोग काम करना नहीं चाह रहे, दूसरा क्या हो जा रहा है कि लोगों की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हो रहा है क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे चीज़ों पर सरकार के द्वारा खर्चा किया जा रहा है। या फिर सरकार के द्वारा अलग अलग योजना लाया जा रहा है जिसकी वजह से लोगों में स्किल सिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उत्पादन में भी और उत्पादकता में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब अगला आता है हम लोग का वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सरकार की पहली प्राथमिकता क्या है, सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना है, किंतु सरकार के लक्ष्य तभी संभव होगा जब अर्थव्यवस्था में आय की असमानता को समाप्त किया जाता है। यानी कि हम लोग ऊपर भी एक पॉइंट देखे थे, वहाँ पे भी था क्या कि जो आय सरकार का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है, तो इस प्रकार से सरकारी खर्चा करना है जिससे कि लोगों के बीच में आय की असमानता को कम किया जा सके। तो अगर हम लोग को सामाजिक कल्याण करना है तो ये तभी संभव हो पाएगा जब अर्थव्यवस्था में आय की असमानता खत्म होगी। हालांकि ये बहुत मुश्किल है लेकिन इसको कम किया जा सकता है। एक तरफ सरकार निर्धन वर्गों को सब्सिडी तथा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान कर उनकी क्रय क्षमता में वृद्धि करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आय कर तथा विलासिता करों का उगाही द्वारा धनी वर्गों की आय का एक हिस्सा लेकर उन्हें पुनः लोक कल्याणकारी कार्यों में खर्च कर देती है। जैसे कि सरकार क्या करेगी, कोई एक गरीब व्यक्ति है तो गरीब व्यक्ति को बहुत सारी चीज़ों में सरकार सब्सिडी दे रही है। परिणाम क्या हो रहा है कि सब्सिडी मिलने की वजह से यह व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को खरीदने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन दूसरी ओर एक और व्यक्ति है जो कि काफ़ी अमीर व्यक्ति है,
तो सरकार इस व्यक्ति से टैक्स लेगी और उन टैक्स का उपयोग फिर से सरकार क्या करेगी, तो लोक कल्याणकारी कार्य में कर देगी। यानी कि अमीर व्यक्ति से टैक्स लेकर सरकार जो गरीब व्यक्ति है उनके कल्याण में सरकार खर्च करती है। तो वितरण के प्रभाव में क्या हो गया, तो इसका प्राथमिकता क्या है, सामाजिक कल्याण करना है। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आय की जो असमानता है उसको कम किया जा सके। तो इसके लिए भी सरकार ने क्या किया, अमीर व्यक्ति से अधिक कर ले रहा है, गरीब व्यक्ति से कम कर ले रहा है, अथवा उनको सब्सिडी दे रही है ताकि लोगों का कल्याण हो सके। तीसरा है उपभोग पर प्रभाव। तो सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय तथा विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं व सब्सिडी प्रदायगी से अपेक्षाकृत कमजोर व निर्धन वर्गों की उपभोग क्षमता में सुधार की जाती है। इससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। तो अगर ये व्यक्ति क्या था, गरीब व्यक्ति था, सरकार क्या किया, इसको सब्सिडी दिया। परिणाम क्या हो गया, सब्सिडी की वजह से ये बहुत सारे वस्तुओं को खरीदने के काबिल हो गया। अगर ये बहुत सारी चीज़ों को इजीली दरों पर खरीद सके जिस पर सरकार उनको सब्सिडी दे रही है, तो फिर कहीं ना कहीं वो उनकी उपभोग की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी और उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि देखने को मिलेगा। अगला है आर्थिक समृद्धि पर प्रभाव। तो सरकार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कृषि, उद्योग, संचार, परिवहन, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य या फिर वाणिज्यिक आदि के लिए राशि आवंटित करती है ताकि संतुलित विकास की प्राप्ति संभव हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उद्योग वाला सेक्टर ही अच्छे तरीके से डेवलप हो सके, ऐसा सरकार नहीं करती। सरकार मुख्य रूप से खर्चा इस प्रकार से करती है जिससे कि सभी सेक्टर अच्छे तरीके से ग्रो करें और सार्वजनिक व्यय के द्वारा ही विकास के क्षेत्रीय संतुलन संभव हो पाता है तथा विकास की प्रकृति समावेशी बन पाती है। क्योंकि सरकार ही ऐसे व्यक्ति हैं या फिर सरकार ही ऐसी संस्था है जो कि सभी क्षेत्रों पर खर्च करेगी। क्योंकि निजी व्यक्ति जो होगा वो मुख्य रूप से किसी एक सेक्टर पर खर्च करेगी और वहीं से वे मैक्सिमम लाभ कमाने का कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार का ऐसा सोच नहीं होता है क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी कार्य करना है। और लोगों का कल्याण कब होगा, जब कृषि क्षेत्र भी अच्छे से डेवलप होगा, जब उद्योग भी अच्छे से डेवलप होगा, संचार, परिवहन सभी चीज़ अच्छे से ग्रो करेगा तो ही लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, मंदी, अपस्फीति जैसी स्थितियाँ अस्थायित्व पर विभिन्न प्रभाव डालती है और सरकार सार्वजनिक व्यय के द्वारा अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जिसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो सार्वजनिक व्यय है वो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालता है। अब यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बना रहेगा तो सभी को मिला जुला के एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा। और अगर इतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास इनफ वर्ड होगा उसको लिखने के लिए और आप इजीली उसको लिख पाएंगे अगर आप इस पीडीएफ को 3 से 4 बार अपने से खुद से पढ़ते हैं तो। अब हम लोग का एक और पॉइंट है आंतरिक एवं बाह्य ऋण। तो इसको देखते हैं हम लोग क्या है। तो सरकार जो भी ऋण लेती है वो क्या कहलाता है, सार्वजनिक ऋण कहलाती है। सरकार के द्वारा लिए गए ऋण से अंततः जनता पर बोझ पड़ता है और यही वजह है कि इसे सार्वजनिक ऋण कहते हैं। और भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण में निम्नलिखित संगठन है। अब सरकार कहीं से भी पैसा लेती है तो वही क्या कहलाता है, सार्वजनिक ऋण कहलाता है। अब सरकार पैसा ली है, उस पैसा को सरकार देश में खर्च करेगी, इन्वेस्ट करेगी और टैक्स के रूप में कहीं ना कहीं हम लोग ही उस पैसे को सरकार को देंगे। परिणाम क्या होता है कि जनता पर उसको बोझ माना जाता है। अब ऋण भी दो प्रकार का, एक हो गया आंतरिक ऋण हो गया और एक हो गया बाह्य ऋण हो गया। तो आंतरिक ऋण में क्या हो गया, तो यह ऋण सरकार देश के नागरिकों से लेती है। इसमें बैंक हो गया, वित्तीय संस्थानों से बाजार उधारियाँ, सरकार के द्वारा जारी ट्रेजरी बिल, बॉन्ड एवं सर्टिफिकेट पर अल्पकालिक उधारियाँ शामिल है। और सरकार खुले बाजार में प्रतिभूति की बिक्री कर बाजार उधारियाँ एकत्रित करती है। तो ये सारा पॉइंट्स हम लोग अभी आने वाला टाइम पे बैंकिंग वाले सेक्टर में पढ़ेंगे। यानी कि 2 चैप्टर बाद शायद है बैंकिंग वाला, तो वहाँ भी पढ़ेंगे कि बिक्री कर क्या है, बाजार उधारियाँ एकत्रित करके कैसे होता है, या फिर प्रतिभूति की बिक्री किस प्रकार से होती है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग वहाँ भी पढ़ेंगे बैंक वाले सेक्टर में। तो बस आंतरिक ऋण में क्या हो गया, तो सरकार मुख्य रूप से ट्रेजरी बिल जारी करती है, बॉन्ड हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, या फिर अल्पकालिक उधारियाँ देती है, खुले बाजार के प्रतिभूति की बिक्री करती है, या फिर बाजार उधारियाँ एकत्रित करती है। तो यही सारी चीज़ों को आंतरिक ऋण के अंतर्गत शामिल किया गया। बाह्य ऋण, तो बाह्य ऋण में क्या हो जाएगा, तो इसमें भारत सरकार द्वारा बाह्य स्रोतों से ली जाने वाली उधारियाँ शामिल है। इसमें विदेशी हो गया, देसी हो गया, विश्व बैंक हो गया, IMF हो गया। तो इन सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जो पैसा सरकार के द्वारा ली जाती है, जो उधारी ली जाती है, उन्हीं को हम लोग बाह्य ऋण के रूप में शामिल करते हैं। इसके अलावा बाह्य उधारी में NRI के द्वारा भारत में जमा की गई राशि को भी शामिल किया जाता है। यानी कि वैसे इंडियन जो भारत में नहीं रह के विदेश में रह के काम करते हैं तो उनके द्वारा जो पैसा भारत में भेजा जाता है उसको भी हम लोग बाह्य ऋण के रूप में ही कंसिडर करते हैं। तो यही हम लोग का आखिरी टॉपिक था सिलेबस में। तो इसी के साथ हम लोग का 7वां चैप्टर सार्वजनिक व्यय का भी खत्म होता है। इसके बाद हम लोग का अगला चैप्टर 8 होगा जो कि बजट का होगा। उस चैप्टर को खत्म करके छोटा सा चैप्टर है, इजीली खत्म हो जाएगा।
और PDF के लिए या फिर किसी भी चीज़ की इंक्वायरी के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।